तो ये हमारा वीडियो वेक्टर एनालिसिस का पहला पार्ट है। इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक और टूल वेक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे कि वेक्टर क्या है, उसके आपको क्या नीड है, क्या ज़रूरत है और क्यों वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस इसके वो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और वैसे भी हमें वेक्टर्स आना चाहिए, इसलिए कि अगले साल 12th में आपको वेक्टर्स पे ज़रूर कुछ ना कुछ मटेरियल बोर्ड में मिलेगा। तो हम जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था ये बात कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपकी किताब के पहले 5 चैप्टरों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाएगा। हम अपने हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे और जब लगेगा कि अब यहाँ से आपको मेल खाने लगा है तो ये सिलसिला आपका जाके रुकेगा मोशन इन प्लेन में। अब हम वेक्टर को डिफाइन करेंगे। वेक्टर के बारे में आपको इस वीडियो, ये जो वेक्टर सीरीज है, इसमें आपको वेक्टर के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद फिर हम वापस लौटेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 पर। इसीलिए मैंने चैप्टर काउंट नहीं किए हैं यहाँ पर, अपने हिसाब से हमने देखा है चीज़ों को और वैसे ही पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे किताब को फॉलो करना है। और जैसा कि आप जानते हैं तो हम यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस करेंगे। वेक्टर एनालिसिस, आप चैप्टर की हेडिंग ऐसे डाल दीजिएगा। चैप्टर के नाम और नंबर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि आपको आना चाहिए। हर चीज जो कि आपके सिलेबस के लिए जरूरी है वो आपको आनी चाहिए। और जिस सिस्टमैटिक वे में मैं स्टार्टिंग से वीडियो पोस्ट करता आया हूँ, आपको बस सिर्फ नोट करते जाना है अपनी कॉपी पे। और जब हम कहेंगे कि अब आप बुक ओपन करके ये वाला चैप्टर देख लीजिए, आप वहां पर देख सकते हैं कि वो चैप्टर है और उस चैप्टर को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वेक्टर एनालिसिस, वैसे अगर आपने नूतन प्रिस्क्राइब बुक खरीदी है तो नूतन के अंदर ये चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर नंबर 5 में आपको मिलेगा, मोशन इन प्लेन के स्टार्ट में। लेकिन मुझे लगता है कि इसको एक सेपरेट टॉपिक बनाकर डील करना चाहिए। जैसे कि मैंने मैथमेटिकल टूल डील किया, डायमेंशनल एनालिसिस डील किया, सिग्निफिकेंट फिगर डील किया, एरर एनालिसिस डील किया, ऐसे ही हम वेक्टर एनालिसिस भी डील करेंगे। देखो बेटा, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम ब्रॉडली क्लासिफाइड कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की ब्रॉड क्लासिफिकेशन, जैसे एक तो यूनिट के टर्म्स में थी, एक डायमेंशन के टर्म्स में थी, वैसे ही हम यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन फिजिकल क्वांटिटीज का करेंगे। इसमें पहला जो नंबर है वो स्केलर का है, स्केलर क्वांटिटीज। दूसरा हम कहेंगे वेक्टर्स, और तीसरा हम कहेंगे टेंसर्स। ठीक, अब स्केलर क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी, the physical quantities which described by their magnitudes only, are known as scalar, आर नोन एज स्केलर्स। ये स्केलर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम। ठीक, दे ओबे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। दे ओबे ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा, ऑर्डिनरी लॉज ऑफ अलजेब्रा। तो ये ऑर्डिनरीज लॉज ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। तो ये है स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। हम वेक्टर के बारे में यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि वेक्टर हमारा इश्यू है, वेक्टर हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है और वेक्टर के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आई विल डिस्क्राइब इन अ ग्रेटर डिटेल आफ्टर दिस क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी की आपके सामने एक क्लासिफिकेशन मैंने इस तरीके से की है, स्केलर, जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताना है। मतलब ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दें और काम चल जाए, तो फिर आप कहेंगे वो स्केलर की कैटेगरी में आता है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो डायरेक्शन
वो अलजेब्रा के ऑर्डिनरी लॉस को फॉलो करती हैं, यानी 2 + 2 4 होगा और 2 - 2 0 होगा, 2 × 2 4 होगा, 2 / 2 1 होगा। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं वेक्टर्स के साथ क्या होता है, वेक्टर्स के साथ 2 + 2 4 भी होता है और वेक्टर्स के साथ 2 + 2 0 भी होता है। वेक्टर के साथ 2 + 2 0 भी होता है। अब ये कैसे होता है, ये हमारा टॉपिक ऑफ इशू है, इसे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन बहरहाल आप एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जान लीजिए, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन हम आपके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि व्हाट आर द टेंसर, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities which have different magnitude in different direction are known as tensors। इसके एग्जांपल में देखो, टेंसर्स में हमने कहा कि डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड रखे, अब जैसे बात करो तुम नदी के किनारे चलती हैं, नदी के किनारे अगर बात करो तो पहले एकदम हार्ड सरफेस आएगा, फिर नदी का पानी के थोड़ा पहले आप आएंगे तो देखेंगे कि मिट्टी थोड़ा सा कमजोर हो रही। जैसे जैसे आप नदी की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटता चला जाएगा और फाइनली पानी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या यहां पर कम हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो डेंसिटी एक तरीके से देखा जाए तो टेंसर है भाई। अगर आप मान लीजिए कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ नदी में जा रहे हैं, तो अगर आप ईस्ट की तरफ वापस आते हैं तो आपको ज्यादा डेंसिटी मिलेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो जाएंगे। और अगर आप नदी की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, क्योंकि जमीन कमजोर हो चुकी होगी, पैर आपके धंसने शुरू हो जाएंगे और फिर पानी आ जाएगा। तो डेंसिटी हुआ, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। कुछ टर्म्स में आप टॉर्क को भी कह सकते हैं, क्योंकि टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है और ये एक्सिस के अबाउट डिफाइन होता है। जैसे ही आप एक्सिस चेंज करोगे वैसे ही टॉर्क भी चेंज हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं, डेंसिटी, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में बहुत क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं है, लेकिन जितना हमको मालूम है उतना तो हम आपको बताना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। टॉर्क वैसे तो डिफाइन होता है एक्सियल वेक्टर, लेकिन फिर भी चलिए टॉर्क अभी इसमें नहीं रखते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे आपने 9th क्लास में इनर्शिया पढ़ा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, वैसे ही है ये इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब घूमने वाले ऑब्जेक्ट का इनर्शिया। तो बच्चों टेंसर्स के बारे में चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा आपसे नहीं करने वाला हूं। हमने आपको स्केलर बता दिया। स्केलर उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब की जाती हैं। बाकी टेंसर्स के बारे में बता दिया। अब हमारा जो टॉपिक ऑफ इशू है वो है वेक्टर्स। हम वेक्टर के बारे में यहाँ बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो जब हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो अब हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो आइए चलते हैं अगले उस पे। ये आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट करेंगे, ठीक है। अब वेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो देखो मेरा तरीका क्या है। अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी अ वेक्टर। वेक्टर्स में हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर्स अ फिजिकल क्वांटिटी is said to be a vector। एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगी if it satisfied following four condition। if it is satisfied following four condition। अब आप बड़े हो गए, आपने 9th में सीखा था कि एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है अगर उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। लेकिन वो 9th की बात थी, 9th की बात 9th में ही रहने दी जाए। अब हम बड़े हो गए तो अब हमें ये देखना होगा
क्योंकि हमारा यहाँ पर एक डील इश्यू है ये, तो इसलिए हम कहेंगे 4 कंडीशंस अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी फॉलो करेगी तो वो वेक्टर होगी, और अगर नहीं करेगी तो फिर वो वेक्टर नहीं हो सकती। वो 4 कंडीशंस क्या क्या हैं? पहली तो 2 आपने पढ़ी हैं। नंबर 1, इट हैव मैग्नीट्यूड, उसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। नंबर 2, इट हैव स्पेसिफाइड डायरेक्शन, या इट हैव डायरेक्शन, चलिए हटाइए वर्ड कम कर देते हैं, इट हैव डायरेक्शन। ये 2 तो आपने पढ़ रखा है। अब 2 और कौन कौन सी हैं? तीसरी कंडीशन जो है वो है इट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है भाई? जो हमने स्केलर्स के लिए बताया था वो थी स्केलर अलजेब्रा, यानी समेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। अगर ये चारों डिफाइन हो रहे हैं तो वो सिंपल अलजेब्रा है। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा के अंदर डिवीजन और नहीं डिफाइन होता, और सब्सट्रैक्शन भी कुछ और नहीं, 2 अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर का एडिशन है। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होता है और एडिशन डिफाइन होता है। वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ, डोंट वरी। पहले इसको जान लीजिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए उसको 4 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। वो 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? एक तो वो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरे डायरेक्शन होना चाहिए, तीसरे वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती हो, और नंबर 4 बहुत कम लोग जानते हैं, अच्छे अच्छे मास्टरों को नहीं पता होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए 4 कंडीशंस फॉलो करना। बट यू आर माय स्टूडेंट, so you know to it. That's why I am going to tell you. It obey law of commutation. अभी जब हमारा कोर्स एडवांस करेगा तो हम एक जगह पर पहुंचेंगे जहां पर आपको एक क्वांटिटी दिखाई देगी। लोग चिल्ला चिल्ला कर उसके बारे में बोलते हैं कि वो वेक्टर है, और नाम भी लेते हैं उसका वेक्टर में, लेकिन एक्चुअली वो वेक्टर नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और ये लॉ को भी वो फॉलो कर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इस लॉ पे फेल हो जाती है। लॉ ऑफ कम्यूटेशन आपको याद दिला दूं, ये ईयर 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन अगर वो कोई फिजिकल क्वांटिटी इस लॉ को फॉलो नहीं करेगी तो वो वेक्टर नहीं हो सकती। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। चौथी, यानी यहाँ 2 और 2 4 भी होगा, और 2 प्लस 2 0 भी होगा। वो कैसे होगा थोड़ी देर के बाद आपको पता लग जाएगा। इट ओबे द लॉ ऑफ कम्यूटेशन, ये जो चौथी कंडीशन है ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज फॉलो नहीं करती। ये 3 फॉलो करने के बाद भी कुछ क्वांटिटीज ऐसी बचती हैं जिनमें ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पाती, इसलिए वो चाह कर भी वेक्टर नहीं हो सकती। जैसे मिसाल के तौर पर आप करंट की बात कीजिए, तो 10th क्लास में आपने देखा था कि करंट एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन रखती है। बैटरी से जब बाहर आती है तो पॉजिटिव टर्मिनल से, और जब बैटरी के अंदर जाती है तो निगेटिव टर्मिनल से। तो आपको लगता होगा कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन प्यारे बच्चों करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि करंट इसी लॉ को फॉलो नहीं करती। तो जब तीसरा ही फॉलो नहीं करती तो फिर चौथे से हम क्या उम्मीद लगाएं? तो करंट के पास डायरेक्शन होते हुए भी, अभी आप कुछ देर के बाद हमसे पढ़ेंगे एरिया वेक्टर, तो आप देखेंगे कि एरिया की स्केलर क्वांटिटी उसको हम जबरदस्ती वेक्टर बनाए पड़े हैं। तो जब हम जबरदस्ती वेक्टर बनाएंगे तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी स्यूडो वेक्टर कहलाएगी, जबकि वो वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एरिया का एडिशन इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो जब तक इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा तब तक वेक्टर नहीं हो सकता है। दिस 2 कंडीशंस आर नॉट सफिशिएंट। ये 3 कंडीशन नेसेसरी हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर बनने के लिए। मुझे रिपीट करने दीजिए, आई वांट टू रिपीट इट। अ फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी वेक्टर if it is satisfied the following 3 conditions necessarily। वो 3 conditions कौन सी हैं? एक तो है कि उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरे उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, तीसरी वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। और फिर अगर इन तीनों में हमें कोई डाउट बचता है तो फिर हम देखेंगे कि क्या वो लॉ ऑफ कम्यूटेशन को फॉलो कर रही है। अगर कर रही है तो वेक्टर है, और अगर नहीं कर रही है तो फिर वो वेक्टर नहीं हो सकती। ये बहुत साफ सुथरी बात हो गई। तो ये है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल भी इसके लिख दिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल्स, डिस्प्लेसमेंट।
ये एक वेल नोन वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, उसके बाद आपने दूसरा भी पढ़ा होगा वेलोसिटी, फिर तीसरा एक्सीलरेशन। ये सब आपकी वो क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा हूं जिनसे आपकी मुलाकात फिलहाल फिजिक्स के सिलेबस में पहले हो चुकी है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब आपने पढ़ रखा है, मोमेंटम। ठीक, तो ये कुछ क्वांटिटीज के नाम हमने दिए जो कि वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये वो क्वांटिटीज हैं। अब आइए वेक्टर को और एलाबोरेट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, इसमें एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेसिफिक मेथड है। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। एक तो इसमें है टिप टू टेल या ग्राफिकल मेथड। टिप टू टेल या ग्राफिकल मेथड, देखो बेटा, मान लो तुम्हारे पास ये एक लाइन है। ठीक, चलो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया हुआ है। हम यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां एंड अप करते हैं। ठीक, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसे हम कहेंगे टेल। क्या कहेंगे? इसे टेल कहेंगे, और इसे टिप कहेंगे। क्या कहेंगे? टिप। और ये जो है, ये लेंथ ऑफ दी जो वेक्टर है, इसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। ये क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर या इफेक्टिव वैल्यू, इसका एक और नाम जान लीजिए, इफेक्टिव वैल्यू। तो एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? टिप, जहां से इनिशिएट करे वो टेल, और जहां पर टर्मिनेट करे वो टिप। एरो लगाएंगे हम। लेकिन हर जगह ये चीज पॉसिबल नहीं है, हर जगह ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, यूजुअली वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाई, ये तो टिप टू टेल मेथड हो गया। याद रखिएगा, वेक्टर जहां से शुरू करेगा वो टेल, और जहां पे एंड अप करेगा वो टिप, और ये लेंथ जो उसकी होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगी। वो कुछ भी हो सकती है। आगे क्या प्रोसीजर है? तो टेल टू टिप में आपको ये समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। यूजुअली वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाई letters with arrow overhead। ओवरहेड पर आप एरो लगा दीजिए, और बोल्ड लेटर, या फिर किसी लेटर को अगर आपने बोल्ड में भी लिख दिया है, बोल्ड लेटर्स। ये दो मेथड होते हैं, एरो हेड या बोल्ड लेटर्स। इनमें से दो में कोई भी आपने ले लिया तो फिर आपको क्या हो जाएगा? वो वेक्टर हो जाएगा। जैसे कि आप लिखते हैं वेक्टर एफ यानी फोर्स। अब हमने यहां लिखा 30 न्यूटन, ये तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है। क्या है भाई? ये इसका मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन। अब अगर हमने लिख दिया ड्यू ईस्ट, तो ये पूरा वेक्टर डिफाइन हो गया। मतलब हम 30 न्यूटन का फोर्स कहां लगा रहे हैं? ईस्ट की डायरेक्शन में। या चलो यहीं थोड़ी सी जगह चुरा के लिख लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, An object is moving with velocity of 72 km/h in north east direction। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो, ये तुम्हारी कॉपी में बना नॉर्थ, ये बना साउथ, ये बना तुम्हारा ईस्ट, और ये बना तुम्हारा वेस्ट। ये जो 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ वेक्टर है, चाहे इधर से चाहे इधर से, ये नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन है। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का वेक्टर हो गया। और ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसे कैसे लिखोगे? वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू 72 km/h। फिर रिपीट करता हूं, ये इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट दी हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अभी डायरेक्शन नहीं बताइए, जब तक डायरेक्शन नहीं बताओगे तब तक तो वेक्टर हो ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशन तो यही है, इट हैव डायरेक्शन। तो हमने क्या कहा? नॉर्थ ईस्ट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? ड्यू नॉर्थ ईस्ट। ये इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो वे आपने सीखे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब या तो ग्राफिकल मेथड, लेकिन ग्राफिकल मेथड हमेशा कन्वीनियंट नहीं होता, इसलिए फिर हम बोल्ड लेटर्स का सहारा लेते हैं,
या फिर हम कोई भी वेक्टर पर कोई भी लेटर लिखकर उसके ऊपर अगर हम ऐसे एरो लगा देंगे तो हम इसे वेक्टर कहेंगे। देखो बहुत सारे लोग मेरे इस एरो लगाने की स्टाइल पर एतराज करते हैं, तो मैं बता दूं कि आप चाहे एरो ऐसे लगाइए और चाहे ऐसे लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, एरो लगी हुई होनी चाहिए, एरो होनी चाहिए, बार नहीं होना चाहिए। बार का मतलब मैथमेटिकली फिर मीन आ जाएगा, तो मीन को वेक्टर से अलग करने के लिए वहां पर आपको एरो लगानी है। और एकदम स्पेसिफिक वेक्टर लिखना तो मेरी स्टाइल में लिखो, वो अंडरस्टूड रहेगा, समझ में आता रहेगा कि हम वेक्टर लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम एक वेक्टर, अब ये वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, इसका एग्जांपल हो गया, कौन कंडीशन फॉलो करती है हो गया, कैसे रिप्रेजेंट होती है ये हो गया। ठीक है भैया, अब आओ वेक्टर की एक क्लासिफिकेशन करते हैं। वेक्टर की एक क्लासिफिकेशन होती है पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। वेक्टर की एक क्लासिफिकेशन ऐसे भी की जाती है वेक्टर्स, इसमें एक क्लासिफिकेशन की जाती है एक्सियल और दूसरी की जाती है पोलर। एक एक्सियल और एक पोलर। ठीक है, if a vector, if a physical quantity is defined about an axis, then it is known as पोलर वेक्टर, और ये एक्सियल। उल्टा कर दिया मैंने, अब इसको मिटाने से अच्छा था कि हमने ये मिटा दिया। इट इज नोन एज पोलर, अरे हाँ पोलर वेक्टर्स। देखो अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक डिस्क है, इस प्लेन में ऐसे है डिस्क, यूं है डिस्क, इसके अंदर तुमने एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉप की है, इसे हम एक्सिस कहेंगे। ठीक, तो अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट डिफाइन होगा, इसे हम क्या कहेंगे? पोलर वेक्टर। क्या कहेंगे बेटा? इसे पोलर वेक्टर। जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये एक्सिस के अबाउट ही डिफाइन होगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक पोलर वेक्टर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, अभी आप उसकी एक से आप क्लासिफिकेशन समझ लीजिए। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं? इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैव फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन,